नाउ ये दिस चैप्टर इज अ बिग चैप्टर, यस आई अग्री, बट जस्ट टेल दिस टू योरसेल्फ कि इट्स फाइन, हम लोगों को कुछ भी करके वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड डू दिस चैप्टर, ठीक है? ओके, देखो, exemption under GST, why is it important? Why is it important? Can I leave this chapter for option? Do not do this mistake. Why? There is a possibility कि अलग separate question from exemptions do not come for the does not come for the exam. चलो, मैं मान लिया कि question will not come from the exemption chapter. But point is, exemptions के छोटे छोटे points will get covered in the main question. Now, do you remember main question जो होता है उसमें you have to identify outward tax, you have to identify your ITC, you have to identify the tax liability. तो ये सब identify करने के लिए ना outward tax जो होता है ना, outward tax में they will mention about certain points जो exemption में आते हैं। तो इसकी वजह से ना दोस्तों, exemptions जो है ना, exemptions अच्छे से करना important है, ठीक है? एंड वी डोंट नीड टू मग अप एनीथिंग, वी जस्ट नीड टू रिमेंबर मतलब हाँ, आइडेंटिफिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, हाँ ऐसा कुछ तो था एग्जाम्शन में, ऐसा कुछ तो था, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रहना, और लेट्स ट्राई टू फिनिश इट इन 1 आवर। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्शन अंडर जीएसटी। सबसे पहले विल स्टार्ट विद द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ओनली, दैट इज सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। बाय द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द सर्विस। विच सर्विस इज दिस? This service is a TAP का service. Everybody will pay attention here. Everybody will pay attention. Services by the government में TAP का service. TAP मतलब क्या? Transportation of goods or passengers. If the government is providing TAP का service to any person, local authority, government, business entity, any person, registered, unregistered, GST will always be applicable under forward charge mechanism. Okay. Services with respect to aircrafts and vessels provided to any person, local authority, government और business entity, उस पे GST लग जाएगा under forward charge mechanism. Okay. उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में देयर आर टू पार्ट्स। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में देयर आर टू पार्ट्स। नंबर वन, यू आर प्रोवाइडिंग नॉर्मल सर्विस, नॉर्मल ऑर्डिनरी सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, दैट इज पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट। देन इन दैट केस, if government is providing this service, it is not going to be taxable, it is going to be exempt from tax. But इसमें याद रखना, पोस्ट का जो वेट होता है ना, वेट शुड नॉट बी, ओके, शुड बी लेस देन 10 ग्राम्स। क्या होना चाहिए? लेस देन 10 ग्राम्स का वेट होना चाहिए। परफेक्ट, एकदम, ये इक्वल टू नहीं है, लेस देन 10 ग्राम्स, परफेक्ट। उसके बाद, इफ यू आर प्रोवाइडिंग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सर्विस अदर देन दीज ऑर्डिनरी सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल स्पीड पोस्ट का सर्विस दिया, इफ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग स्पीड पोस्ट का सर्विस टू लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट और बिजनेस एंटिटी, एनी पर्सन, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। एक नंबर सब लोग मेरे साथ रिपीट करना। टैप का सर्विस टीएपी, टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, ए मतलब सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स, एंड पी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इन दीज थ्री केसेस ऑलवेज एंड ऑलवेज इट इज टैक्सेबल, किसको भी देने दो। बट पोस्ट के केस में देयर इज वन पॉइंट दैट पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट के केस में GST नहीं लगेगा। एंड देयर इज वन मोर पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज दे हैव एडेड, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, they have added this ministry of railways। एक मिनट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने किसी को भी सर्विस दिया होगा, देन इन दैट केस जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, एकदम परफेक्ट। जो टैप का सर्विस, आई होप यू आर क्लियर। विल टॉक अबाउट अदर देन टैप। अदर देन टैप के केस में क्या होता है? अदर देन टैप में देयर आर 4 पार्ट्स, प्लीज ध्यान दो सब लोग। अदर देन टैप में देयर आर 4 पार्ट्स। नंबर वन, गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड सर्विस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड सर्विस टू द गवर्नमेंट, अदर देन टैप का इट विल नॉट बी टैक्सेबल। गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड द सर्विस टू ऐसा बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर इज मोर देन 10 lakhs, 20 lakhs और 40 lakhs, इक्वल टू और मोर देन 10 lakhs, 20 lakhs और 40 lakhs, ऐसे बिजनेस एंटिटी को दिया होगा, देन इन दैट केस उस पे जीएसटी लगेगा ओनली इफ द वैल्यू इज इन एक्सेस ऑफ 5,000 रुपीज, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा। एवरीबडी एक सेकंड, टैप सब कुछ टैक्सेबल अंडर एफसीएम। अदर देन टैप में 4 पॉइंट। सबसे पहला, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नो टैक्स। दूसरा, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर इज इक्वल टू और मोर देन 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, जीएसटी लगेगा इफ द वैल्यू ऑफ दैट सर्विस इज मोर देन 5,000 रुपीज। एंड जो भी जीएसटी लगेगा ना, दैट विल बी टैक्स्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दैट विल बी टैक्स्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सुपर। तो ये मेरा गवर्नमेंट हुआ,
सॉरी, एक मिनट, ये मेरा गवर्नमेंट टू नो जीएसटी, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, बड़ा बिजनेस एंटिटी, जीएसटी लगेगा ओनली इफ द वैल्यू इज मोर देन 5,000 और उस पे लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सुपर। ओके, टैप हुआ, अदर देन टैप के 4 पॉइंट्स में गवर्नमेंट हुआ, बड़ा बिजनेस एंटिटी हुआ। नेक्स्ट वी विल टेक अदर्स। अदर्स मतलब क्या? हु इज नॉट फॉलिंग अंडर दिस, for example small business entity. Now if government provides any service which is other than tap to others, matlab small business entity, no GST will be applicable. Super. Okay. Fourth point is government has provided service of renting of immovable property. Now we don't realize this point, but mark this point important because we don't realize that अरे हाँ, अरे ये तो इधर fall होता है. So in the exam, please याद रखना, government is providing service of renting of immovable property. उस पे टैक्स लगेगा क्या? Yes, टैक्स लगेगा if the value is in excess of 5,000. सब लोग अच्छे से समझना, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी का सर्विस दिया, टैक्स लगेगा if the value is in excess of 5,000 rupees. परफेक्ट। बट वो टैक्स कैसे लगेगा वो देखते हैं। if this renting service is given to a registered person, then in that case under reverse charge mechanism. But if that service is given under to an unregistered person, it will be taxed under forward charge mechanism. Less than or equal to 5,000, no GST. More than 5,000 GST लगेगा. If it is made to registered person, reverse charge mechanism. If it is made to unregistered person, forward charge mechanism. एकदम मस्त, एकदम मस्का, सही है। ओके, ये अपना कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग बात करते हैं अदर पॉइंट्स। ये बात है ओल्ड एज होम का। ओल्ड एज होम बराबर, इट इज रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और चैरिटेबल ट्रस्ट। If old age home is service is given to resident aged equal to or more than 60 years, equal to or more than 60 years, whatever amount which will be charged from the resident jinka age is equal to or more than 60 years, it is going to be exempt if the consideration is up to 25,000 rupees per month. बराबर, परफेक्ट एकदम। दैट इज फॉर बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस। 25 तक एग्जेम्प्ट, इसके ऊपर पूरा टैक्सेबल। सुपर। नाउ सर व्हाट अबाउट ही इज अ नॉन रेजिडेंट एज्ड 99 ईयर्स, पूरा टैक्सेबल। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ही इज अ नॉन रेजिडेंट, एज देंगे 69 या 79 और 89, व्हाटएवर इट इज, you cannot make it exempt because this is applicable to resident and equal to or more than 60 years. See, I'm going a bit in depth to make you understand that the questions can be framed like this. ठीक है, resident aged 60 years or more. ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ इशूइंग पासपोर्ट, वीजा, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, एवरीथिंग इज एग्जाम, ये समझ आ जाएगा। गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक और सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स और कस्टमर्स। सी, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच यू विल अंडरस्टैंड कि ये भाई एग्जाम्ड है, ये एग्जाम्ड है। अंडरस्टैंडिंग। देयर इज वन मोर पॉइंट, मैं तुम लोगों को और एक चीज बताता हूँ, इसमें क्या आएगा। और इधर आई गेस नहीं लिखा है वो, एक मिनट मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या है। देयर इज वन पर्सन हियर, there is one government entity, there is one government entity, there is one government, and there is one bank. This government entity goes to this bank to take the loan, but this bank refuses to take the loan because उनको क्या चाहिए, they want the security. Government entity does not have the security, but this government is ready to give a guarantee to the bank for non-payment by this government entity. So if this government gives a guarantee, bank will be able to give loan to this government entity. बराबर। Now whatever service which is given of guaranteeing the loan by the government to government entity, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। परफेक्ट एकदम, नो प्रॉब्लम। बढ़ते आगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस of a contract for which consideration in the form of fines or damages is payable to the government. Tolerating non-performance matlab you are having I am entering into a contract with the government. I did not perform that service. I had entered into a contract, but I did not fulfill the contract. So they tolerated my non-performance. आता माझी सटकली, चला compensation काढा. Now when I will make the compensation, that will not be taxable. That will not be taxable. ठीक है, ओके। नाउ हुआ क्या, एक डेप्यूटिंग ऑफिसर है, मस्त एकदम सैटरडे संडे घूम रहा है, और सैटरडे संडे उसको फोन आता है
ऑफिस में से नाउ मैं सुपर 75 बहुत सारा एक्टिंग किया था, अभी नहीं करूंगा मैं। तो इसमें he goes to the work, like he goes to the work, the deputing officer of the customs बोलते basically उसको, deputing officer of customs, he goes to the work during holiday period. During holiday period अगर out of office hours, if he has spent some time in the office, then in that case he gets overtime charges. So whatever overtime charges is paid to, which are paid to the deputing officer, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ईआरसीसी मैंने सुपर 75 में आई रियलाइज कि मैंने बोला बाद में बताऊंगा, पर मैंने नहीं बताया था, पर मैं ये टाइम बताऊंगा, पर ये भी थोड़ा बाद में ही बताऊंगा ये बात, ठीक है, मुझे रिमाइंड करना है, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, मतलब तुम लोग जो चर्सी लोग हो ना, तुम लोग हो ना चर्सी, तो तुम लोगों को टू मेक यू टू टेक यू आउट ऑफ दिस, देयर आर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। नाउ आई एम प्रोवाइडिंग रिहैबिलिटेशन सर्विस टू दैट रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो वो जो मैं सर्विस दे रहा हूँ ना, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल जो सर्विस दे रहा है ना, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। करेक्ट, बराबर है कि नहीं? ओके, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट बात करते हैं सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, टू दिया, टू 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 टू, मतलब देयर इज सम राशन का दुकान, फेयर प्राइस शॉप्स होता है ना, दे गिव products at a cheaper rate, subsidized rate to people. Now if I am a shopkeeper, of course I will not do it on myself, by myself, because why will I give the products free of cost to the people? I will not do that, right? But I have been asked to give the products at a concessional rate, and this is asked by the government, and my shop will be called as a fair price shop. If I am providing the service to the government to selling the goods at concession, इसके लिए मैं कुछ चार्ज करूंगा ना, कमीशन या पैसा कुछ तो चार्ज करूंगा गवर्नमेंट से। कैन आई से आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस टू द गवर्नमेंट? यस, मैं सर्विस गवर्नमेंट को दे रहा हूं, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, देयर विल नॉट बी एनी जीएसटी ऑन दैट। फेयर प्राइस शॉप्स याद रखना, ठीक है। उसका टू ऑल गवर्नमेंट अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम where 75% or more expenditure is borne by the government. I am providing some training to the government and I charge 10 lakh rupees, but 75% or more is borne by the government only. तो एक सेकंड, एक अच्छा एग्जांपल, एकदम बेकार एग्जांपल दिया मैंने अभी तुम लोगों को, कुछ नहीं समझेगा तुम लोगों को एग्जांपल से। नाउ आई विल गिव यू वन गुड एग्जांपल, ठीक है। आई ओनली रियलाइज्ड, सो देयर आर सर्टेन एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, दे वांट टू लर्न टीडीएस, दे वांट टू लर्न टीसीएस, दे वांट टू लर्न जीएसटी। दे कॉल्ड मी, मतलब गवर्नमेंट कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी कि उनको जाके ट्रेनिंग देना है। मैंने बोला ठीक है, आई वेंट देयर इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड गिव द ट्रेनिंग। मैंने जैसे ट्रेनिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों को दिया ना, उनसे मैंने कुछ चार्ज किया था, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज कुछ चार्ज किया था, पर वो जो पैसा चार्ज किया था उसमें से 75% और मोर, 75% और मोर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। उन्होंने नहीं दिया पैसा, गवर्नमेंट ने दिया। देन इन दैट केस वॉट एवर सर्विस आई विल गिव, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। परफेक्ट, ओके। The government under any insurance scheme for which total premium is paid by the government, मतलब if I give any insurance to the government and the total premium is paid by the government, then it is not taxable, it is exempt from tax, ठीक है। प्योर सर्विस, ये दोनों पॉइंट्स हम मैं इससे अभी ये ना सुपर 75 अभी हुआ है, मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब वी हैड रिसेंटली लर्नड दिस पॉइंट, ठीक है, बट ठीक है, 10 दिन पहले ही वी हैड लर्नड। अभी हुआ क्या, एक म्यूनिसिपल अथॉरिटी है and municipal authority is asking me to maintain these maintain the lights on these roads. मैंने बोला ठीक है, लाइट्स में जाके मेंटेन कर दूंगा। Now can I say maintenance is a pure labor service? Yes, pure labor service is absolutely exempt from tax. But maintenance मतलब क्या होता है? अरे भाई maintenance मतलब नीचे जाके थोड़ी देखूंगा मैं, हाँ चल रहा है चल रहा है, हाँ चल रहा है चल रहा है, हाँ चल रहा है चल रहा है, हाँ चल रहा है, अरे ये तो खराब हो गया, मैं अभी खराब होने का मैं सिर्फ देखूंगा क्या? Will I just watch? Will I just look at it and say कि वाह खराब हो गया, मेंटेनेंस खराब हो गया, आई नीड टू, अरे नहीं, दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू चेंज द बल्ब, they are expecting something from me that I will change the bulb. So can I say I will charge for the bulb as well? Yes. तो इसमें तो गुड्स भी आ गए, तो ये दिस इज नॉट प्योर लेबर सर्विस। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं प्योर लेबर सर्विस एग्जेम्प्ट है। मैंने बोला सर ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, मैं तो गुड्स थोड़ा तो इन्वॉल्व होगा ना सर, मेंटेन करने का है तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है,
तो थोड़ा गुड्स का परसेंटेज चल जाएगा, दैट इज 25% ऑफ द टोटल वैल्यू. If I am charging 1 lakh rupees, which is comprising of 70,000 rupees of service and 30,000 rupees of goods, then in that case, can I say 30% is goods? And that's why entire 1 lakh will be taxable, because this has to be up to 25%. But on the other hand, it is 80 and 20. Then can I say this goods ka proportion is less than 25% or equal to 25%? Yes. And that's why entire amount is going to be exempt. है ना? वाह 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 वाह, क्या बात है. चलो, शाबाश. इसको भी बाय बाय बोल देते हैं. बाय बाय. चलो, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ये अभी, इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज अप टू 25%, then in that case दोस्तों, entire amount of 1 lakh is going to be exempt from tax. ठीक है. छोड़, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ. प्योर लेबर सर्विस का कंप्लीट हुआ, इधर 25% आ गया. ठीक है. अभी आ जाओ एडमिशन टू वेरियस एंटरटेनमेंट इवेंट्स. एंटरटेनमेंट इवेंट्स मतलब क्या होता है? देखो, अभी तुम लोग ने सर्कस में गए, डांस में गए, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस गए, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, प्लानिटोरियम. समझना एक बात, जब भी एंटरटेनमेंट इवेंट का जो एंट्री टिकट होता है ना, इफ दैट एंट्री टिकट इज अप टू 500, then in that case entire amount is going to be exempt. Sir, what if it is 500 exempt? 501 entirely taxable. 501 will be entirely taxable. ठीक है. ओके. नाउ म्यूजियम, जू, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, टाइगर रिजर्व, entirely it is going to be exempt. सर एक मिनट, मैं इसको थोड़ा बाइफरकेट करता हूँ, ये तुम लोगों को समझेगा नहीं. तो अगर वो म्यूजियम होगा ना दोस्तों, वो ऐसे आता है. म्यूजियम, जू, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, टाइगर रिजर्व इज एग्जेम्प्ट. इसके लिए वैल्यू लिमिट, देयर इज नो लिमिट. 500. द 500 लिमिट इज अदर देन म्यूजियम, अदर देन जू, अदर देन नेशनल पार्क, या मे बी तुम लोग कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हो तो 500 है. बाकी इसके लिए 500 नहीं है. ये तुम लोग याद रखोगे. इट इज अ स्मॉल पॉइंट बट इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 19, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स. ठीक है ना? ओके. तो 3 पॉइंट्स में छोटा पॉइंट याद रखना 500 वाला. उसके बाद बात करते हैं आर्टिस्ट का. आर्टिस्ट के केस में इफ इट इज अ क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस एंड थिएटर, क्लासिकल होगा तो ही एग्जाम्शन है, अदरवाइज एग्जाम्शन नहीं है. एंड इफ द एग्जाम्शन, व्हेन विल यू गेट द एग्जाम्शन? ओनली इफ द कंसिडरेशन चार्ज इज मोर देन 1,50,000 तो टैक्सेबल होगा. बट इफ इट इज अप टू 1.5 lakhs, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट. इफ इट इज अ वेस्टर्न आर्ट फॉर्म, any amount charged is taxable. If it is a folk classical art form of dance, music and theater, it is up to 1,50,000 होगा consideration, तो it is going to be exempt, otherwise it will be taxable. And if it is brand ambassador का, अगर कोई brand ambassador का कौन सा सर्विस होगा, it will be GST will be applicable on that. करेक्ट है. ओके, आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी. एक मतलब ये जो है ना, दिल पे हाथ रखने का, बोलने का ऑल इज वेल, यही बात है. बहुत इजी है, बट देर आर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. अभी केयर एंड काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन, तुम लोग क्या पढ़ोगे? पर्सन्स अफ्लिक्टेड विद HIV एड्स, ये समझ, यू अंडरस्टैंड दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, तो ये सब पब्लिक अवेयरनेस का सर्विस है. तो चैरिटेबल ट्रस्ट का जो सर्विस होता है ना, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. कोई रिलीजियन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, अगर मैंने कैंप, अगर मैंने होल्ड किए, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. बाद में मार्क दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है आ सकता है एग्जाम में. एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट बताता हूं. अबैंडन्ड, ऑर्फन्ड, होमलेस चिल्ड्रन, you'll understand this is exempt. Physically or mentally abused, you'll understand this is exempt. Prisoners होगा, you'll understand this is exempt. Persons over the age of 65 years. क्या किया मैंने? एजुकेशन प्रोवाइड किया. एजुकेशन ऑफ 60 पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 years. बात को समझो. रिसाइडिंग इन रूरल एरिया विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 63 years इन रूरल एरिया. 63 years इन रूरल एरिया. यू विल फील कि अरे इट इज मोर देन 60 years, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. नहीं,
it is 65 and rural area. Please समझना. And it is okay. What if I say it, if it okay, what if I say 63 years in rural area, will it be taxable or exempt? Will it be taxable or exempt? It is going to be taxable. Perfect है, superb. अगर मैंने ये बात किया 66 and urban, again this will be taxable, you will say. Okay, 65 and urban क्या होगा? 65 and urban, of course it will be taxable. Okay, अभी बताओ 65 and rural. 65 and rural, lural. Okay, either I can see some difference in the answers. I will tell you one thing. They will catch you on this point. That 65 and rural, they did not say equal to or more than 65. They said over the age of 65, which means 65 is not there. Over the age of 65, मतलब ये more than 65 होना चाहिए. This will also be taxable. You will be caught in this. Is everybody clear on the small point which they can ask? समझा कि नहीं? So इसमें बात को समझो कि रूरल एरिया 65 होगा, it is not exempt. More than 65 is going to be exempt. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट. हाँ ठीक, इधर देखो. चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12 AA प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विस विल बी टैक्सेबल. ठीक है, बिकॉज चैरिटेबल ट्रस्ट में चैरिटेबल एक्टिविटी दे भाई, एडवर्टाइजमेंट किधर कर रहा है? कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, जो कैलाश मानसरोवर का, देयर इज अ टूर ऑपरेटर, मतलब टूर ऑपरेटर हु अरेंजेस द टूर. कैलाश मानसरोवर का, कैलाश मानसरोवर का क्या, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड and Hajj Committee of India. Only these people, if only these people arrange any tour for pilgrimage, then in that case it will be exempt. But if any other person is providing any service of arranging tours for Kailash Mansar or any other place, it is going to be taxable. Only these two will be exempt. In case of residential programs, matlab kya, religion, yoga, spirituality, residential program of yoga, it will be exempt from tax. पर उसमें योगा ही होना चाहिए, बिकॉज योगा से ही होगा. योगा होगा तो एग्जेम्पशन होगा, योगा नहीं होगा तो एग्जेम्पशन नहीं होगा. रेजिडेंशियल प्रोग्राम अरेंज किया फॉर योगा, पर अंदर डिक्चिक डिक्चिक चल रहा है, मतलब क्या, उधर गाना नाच गाना चल रहा है उधर, तो इवन दो इट वाज अरेंज्ड फॉर योगा, बट योगा इज नॉट हैपनिंग इनसाइड, सो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. ठीक है. एक्टिविटी सच एज फिटनेस कैंप्स, क्लासेस इन एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. ठीक है. फिटनेस कैंप्स, क्लासेस, एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. वन पॉइंट, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट ने या एक इंडिविजुअल ने, चैरिटेबल ट्रस्ट ने या एक इंडिविजुअल ने, if they provide any sports activity, sports relating service, sports coaching basically, sports coaching, it will be exempt from tax. ये चीज याद रखना, just remember this. ठीक है. Okay, now renting of precincts of religious place, renting of precincts of religious place where the charitable or religious trust is providing certain service. क्या, renting का. अगर renting of room होगा ना, renting of room up to 1000 rupees exempt. up to मतलब क्या, up to भी नहीं actually, less than 1000 rupees मतलब up to 999 or less. रेंटिंग ऑफ शॉप्स होगा तो 9999 और लेस पर मंथ. रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल होगा, अगेन 9999 पर डे और लेस, तो ही एग्जाम्प्ट मिले होगा. नाउ लॉजिकली समझो, रूम पर डे दिया जाता है, सो इसके वजह से 999 पर डे आएगा.
रेंटिंग ऑफ शॉप जो होता है वो 10,000 पर मंथ शॉप जो पर मंथ दिया जाता है, सो 9999 पर मंथ आएगा। कम्युनिटी हॉल शादी एक ही बार होती है, तो इसकी वजह से 10,000 पर डे मतलब 9999 पर डे होगा। सो इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि डे है मंथ है, ऐसा सोचो, ठीक। पेंशन स्कीम जस्ट रीड वंस, कुछ नहीं है। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अटल पेंशन योजना, सर्विसेज बाय कलेक्शन एंड, ठीक है, रीड वंस। अभी आ जाओ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे। आई एम गोइंग टू मार्क सर्टेन पॉइंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड देन समझो बात को कि वो अच्छे से करके जाना, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले चलो आगे तुम लोगों का सबसे फेवरेट, एग्रीकल्चर इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा, except for rearing of horses. So in this case, बात समझो, it is going to be exempt. So horses होगा, it is always going to be taxable, but everything else is going to be exempt. Now ये simple है, इसके लिए I'm just reading this out. Agricultural operations directly related to production. ये समझ में आ जाएगा, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, ठीक है। चल आगे, ये टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, फ्यूमिगेटिंग, ट्रिमिंग, ये सब टाइम पास, एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये अभी अभी आया था, इसके वजह से इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, बट ये भी समझ में आ जाएगा। ओके, सप्लाई फार्म लेबर, फार्म लेबर मतलब दे नीड पीपल टू वर्क, आई हैव पीपल टू वर्क, आई एम गिविंग सम लेबर टू देम फॉर वर्क, सो फार्म लेबर सप्लाई किया, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। बराबर, ठीक है, आएगा आएगा, बहुत बार आएगा, वंस फॉर आएगा, और एक बार आएगा। देखो, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ओके, अभी देखो, अगेन आई विल कॉल दिस इंपॉर्टेंट, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डज नॉट इंक्लूड राइस, प्लीज अंडरस्टैंड, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डज नॉट इंक्लूड राइस। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबल ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, एवरीथिंग इज एग्जेम्प्ट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन horses, it is going to be exempt. But artificial insemination of horses हुआ, then in that case it will be taxable. Artificial insemination मतलब जैसे human beings के अंदर जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है कॉन्सेप्ट, उधर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एनिमल्स के साथ होता है, ठीक है। ओके, उसको बेसिकली उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, उसके बाद रेंटिंग ऑफ, लीजिंग ऑफ एग्रो मशीन, एग्रीकल्चर मशीन रेंट पे दिया, भाई एग्जेम्प्ट होने वाला है। मेन याद रखने का बाद में ऊपर लिखा, सेकंड पॉइंट, फ्यूमिगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और सॉरी इन अ वेयरहाउस। प्लीज समझो, फ्यूमिगेशन मतलब धुआं, वो आता है ना घर में मस्कीटोज मारने के लिए, घर में मतलब सोसाइटी में किधर आजू बाजू एरिया में आते होंगे, तो फ्यूमिगेशन का जो होता है ना, फ्यूमिगेशन इज एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। नाउ बट फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस होगा ना, तो ही फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस, सॉरी फ्यूमिगेशन इन फार्म होगा ना, तो ही एग्जेम्प्ट है, बट अगर वेयरहाउस में फ्यूमिगेशन किया, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। मार्क माय वर्ड्स, क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस, question can come from this। ओके, अंडरस्टूड। फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस होगा तो इट इज टैक्सेबल, फार्म के अंदर होगा इट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट टू कंसिडर, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस इज फाइन, कमीशन एजेंट को पैसा दिया, इट इज फाइन, मार्केटिंग कमिटी को, सो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो जो पॉइंट्स है समझ में आ गया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर डिफरेंट, विच वी नीड टू रिमेंबर। तो फ्यूमिगेशन एक हुआ, हाँ। राइस का बात करते हैं, इन केस ऑफ राइस, वेयर हाउसिंग, लोडिंग, अनलोडिंग ऑफ राइस का बात किया ना, तो इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, इट विल बी टैक्सेबल। वेयर हाउसिंग of rice is exempt, loading unloading of rice is exempt, but milling of paddy into rice is going to be taxable because it is charging the it is changing the essential characteristics। एक नंबर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये I provided the packing service and that service is primary market के लिए packing, मतलब I did not provide the service of packing for the beautification of the product but for protection of the product। but if it is for primary market then in that case उस पे GST नहीं लगेगा packing के फीस पे। but if I have provided the service of packing for the secondary market, मतलब क्या, I have provided the service, for example अभी मैंने देखा है केला होता है ना, केला
केला होता है ना, बनाना, बनाना, बनाना के शेप के ना डब्बे भी मिलते हैं, बनाना के शेप के डब्बे भी मिलते हैं। तो ये जो अभी उसमें क्या रखने का, वो किसके लिए यूज होता है, वो बनाना रखने के लिए यूज होता है। तो बनाना के शेप का वो खोलने का, उसके बाद वो बनाना डालने का, तो उसके बाद वो सेफ सेफ रहता है। तो वो पैकिंग करके दिया मैंने, तो वो पैकिंग क्या है, ब्यूटिफिकेशन है इसके लिए, तो इसकी वजह से जीएसटी लग जाएगा मैंने। ठीक है कि नहीं। तो ये बात इधर हो गई। ठीक है, तो ये इधर कंप्लीट। अभी आ जाओ एजुकेशन पे, अभी आ जाओ एजुकेशन पे। एजुकेशन में देर आर 4 कैटेगरीज। ओके, प्लीज समझो, अभी एजुकेशन कैन कम इन द एग्जाम, प्लीज फोकस करो। देर आर 4 कैटेगरीज ऑफ एजुकेशन। कैटेगरी नंबर 1 प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू 12th स्टैंडर्ड। ठीक है। कैटेगरी नंबर 2 अदर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया, मतलब सीएमए, सीएस, सीए, व्हाटएवर। थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो जो स्किल सर्विसेज, सॉरी, स्किल ट्रेनिंग करता है, स्किल ट्रेनिंग के लिए, एंड दे गिव यू द सर्टिफिकेट आफ्टर दैट। सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट affiliated to National Council or State Council for Vocational Training. And fourth one is IIM. ठीक है, which are the 4 these categories are made by me, so that it will be very easy for you to remember the things. Okay, category 1 preschool, category 2 other qualification recognized by law, category 3 industrial training institute, category 4 IIM. Okay, ये 4 categories दिमाग में फिट हो गए। अभी हम लोग बात करते हैं आगे। Any service given by नहीं कर रहा हूं, by educational institution, faculty, staff को या students को, any service given by educational institution to the faculty, students and staff, it is going to be exempt, and this point is applicable to all the types of categories 1 2 3 4. ठीक है, okay, next point. Entrance exam, educational institution has conducted an entrance exam for these students, and these students have paid the exam fees. So whatever entrance exam the educational institution had conducted and amount were charged, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। और कैटेगरी 1 2 3 4 ऑल, किसी ने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया, इट इज गोइंग टू बी एग्जाम। ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 3 इज टॉकिंग अबाउट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बाय का बात नहीं कर रहा हूं, टू का बात कर रहा हूं। ठीक है। नाउ दिस point is applicable only for the first category. Exemption is applicable only for the first category of educational institution, that is preschool. ओके, नाउ कौन से पॉइंट्स है इसमें, 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट, दिस पर्सन इज प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ, सॉरी रेंटिंग नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैकल्टी, स्टूडेंट एंड स्टाफ। ये किसको सर्विस दे रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन सा है ये, स्कूल है, तो इट इज गोइंग टू बी एग्जेप्ट। केटरिंग सर्विस दिया टू दिस स्कूल स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सिक्योरिटी एंड क्लीनिंग का सर्विस दिया to this school, it is going to be exempt from tax. In the exam they will not ask you about the school, they will say here it is a college. और मैंने सर्विस दिया ट्रांसपोर्टेशन का, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ठीक। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम रिलेटेड सर्विस, अगर कौन से दिए होंगे, अगेन इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द 4 कैटेगरीज। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द 4 कैटेगरीज। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। अभी तक कौन से देखे, आई विल गो बिट स्लो हियर। नंबर 1 नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सर्विस टू एनी फैकल्टी, स्टूडेंट्स ऑफ all the categories exempt from tax. Second, entrance exam दिया, all the categories exempt. Third point, that is educational institution को service दिया to education institution at only to category 1. Okay, इसमें 4 points थे। Next, again to all the 4 categories, that is exam related service. Online journals, याद रखना, online journals और periodicals के लिए, if I provide any service to colleges, then only it will be exempt, otherwise it will be taxable. IIM का बात किया, IIM की short duration courses पे GST लग जाएगा, there will be GST, but अगर long duration course होगा more than 1 year, it will be exempt from tax. अगर recruitment service in campus के लिए फीस चार्ज किए, एक कंपनी है, कंपनी ने इंस्टीट्यूट से कुछ फीस चार्ज किए फॉर रिक्रूटमेंट सर्विस, देयर आर थर्ड पार्टीज हु प्रोवाइड सर्विस टू इंस्टीट्यूशंस, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। करेक्ट है, ओके।
बोर्डिंग स्कूल्स इन इंडिया में एजुकेशन भी दिया जाता है, अकोमोडेशन भी दिया जाता है, एंड फूड भी दिया जाता है, बट समझो बात को, जब भी पॉइंट आएगा यू हैव टू मेंशन अबाउट कंपोजिट सप्लाई एंड प्रिंसिपल सप्लाई इज एजुकेशन, और एजुकेशन का जीएसटी रेट विल बी एप्लीकेबल। करेक्ट है। एंड देयर इज वन मोर थिंग, क्या, आंगन। आंगन आंगन मतलब क्या, कि जो गांव के जो स्कूल्स होते हैं ना, जो गांव के स्कूल्स होते हैं ना, उनको भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, विलेज के अंदर जो स्कूल्स होते हैं वो आंगन। ठीक है। नाउ आई एम प्रोवाइडिंग डुअल कोर्स, वन कोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, वन कोर्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। इफ आई एम चार्जिंग सेपरेट, आंगनवाड़ी, करेक्ट, सॉरी, आंगनवाड़ी, आंगन नहीं, आंगनवाड़ी, recognized by law and not recognized by law. If it is recognized by law, if I'm charging two things separately, then in that case, recognized by law pe there will not be any GST, and not recognized by law pe there will be GST. Okay, okay. Situation 2, I'm charging only one, education institution is charging only one fee for both the courses, recognized and not recognized. Then can I say this is artificially bundled? Yes, it will be considered as mixed supply. And tax on 80,000 will be considered on highest rate. Okay. मेस सर्विस याद रखना, मेस सर्विस के केस में, if the mess service is owned by the college or hospital, hostel, it is going to be exempt from tax. But if it is outsourced to third party, GST will be applicable. And if it is a school, then it will be exempt from tax. If it is a school, it will be exempt from tax. Mess service owned by college or hostel, it will be exempt. But if I have given this mess service outsourced to third party, it will be taxable. But if it is outsourced to third party to provide it to the school, it will be exempt. Vanakkam. Okay. Now, I hope you are clear with this part of education. ओके, परफेक्ट है। सो एजुकेशन तुम लोगों को समझा होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सर्विस ऑफ गिविंग व्हीकल्स ऑन हायर। नाउ सर्विस ऑफ गिविंग व्हीकल्स ऑन हायर में आई कंसिडर दिस very important and expected. I expect this question to come in the MCQs as well. So please be very careful. Please be very careful about this. What am I doing? I'm providing service of giving vehicles on hire. On hire basis, I'm providing the vehicles. If I'm providing the vehicles to state transport undertaking, dosto, for transportation of passengers, it is going to be exempt from tax if the seating capacity is more than 12. पर मैं किसको दिया है? मैंने किसको दिया? State transport undertaking only. They will not give you the name as state transport undertaking. They will say electricity department, government electricity department. तुम लोग बोलोगे अरे इमोशनल हो गया मैं, आई बिकेम इमोशनल, गवर्नमेंट है, एग्जाम्प्ट नहीं, स्पेसिफिकली स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है दोस्त। तुम लोग याद रखोगे ये, क्योंकि इसमें क्वेश्चन देखा है मैंने। ओके, सेकंड इज आई एम प्रोवाइडिंग द रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस टू जीटीए। जीटीए आगे जीटीए का सर्विस दे रहा है, बट आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस टू जीटीए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, नो जीएसटी। ठीक है। फर्स्ट इसमें रिमेंबर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जिसमें सीटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 12। ठीक है। नाउ state okay, transport service provider, there is one transport service provider who needs vehicles. That's why this transport service provider went to him. Now this person provided transportation of, sorry, this person provided renting of motor vehicle to this transport provider. Now will it be exempt? It will be dependent upon use of these vehicles by this person. If he is using the vehicles for transportation of students, faculty, staff to school, ये तो exempt है ही, this will be exempt only, but this will also be considered as exempt. Understanding? पक्का एकदम? Okay. After that, this person has provided to a local authority, क्या? EV के बसेस दिए लोकल अथॉरिटी को, जिसका कैपेसिटी इज मोर देन 12, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए, देन इन दैट केस इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. Please remember, you will forget two things. One, state transport undertaking you will forget, and here you will forget EV. And third one, seating capacity. Three things you need to remember. ठीक है. हेल्थ केयर सर्विस पे आते हैं. हेल्थ केयर सर्विस में एनी सर्विस गिवन बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, पैरामेडिक्स, मतलब नर्स वर्स कुछ भी हो, टू दिस पेशेंट इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ओके, बट अगर कौन सा हेयर ट्रांसप्लांट होगा, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी होगा, तो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल. ठीक है. एम्बुलेंस सर्विस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स.
ओके देन व्हाट इज द मीनिंग, उन्होंने बोला डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर, ठीक एक बार पढ़ के रखना, बट मेन पॉइंट इज दिस, इस पे जीएसटी लगेगा। ओके, वेटरनरी क्लिनिक, एनिमल्स का जो होता है वो इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उनका सर्विस। हाँ, इसमें से क्वेश्चन आएगा, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स कॉल्ड ब्लड बैंक, अर्लियर इट वाज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट नाउ दे हैव मेड इट टैक्सेबल, नाउ दे हैड मेड इट टैक्सेबल। बायोमेडिकल ऑपरेटर्स प्रोवाइडिंग वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी टू क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है हॉस्पिटल का, आई मैनेज दैट, आई डिस्पोज ऑफ दैट, सो माई सर्विस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, नॉट एग्जेम्प्ट, अर्लियर इट वाज एग्जेम्प्ट। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पैथोलॉजिकल लैब्स विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देन आईवीएफ जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, आई एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पैलिएटिव केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट्स, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो जो टैक्सेबल है ना उस पर ज्यादा फोकस करना, बिकॉज क्वेश्चन उस पर से ज्यादा आएगा, बाकी वी विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, नाउ हेल्थ केयर सर्विस में रेंटिंग ऑफ रूम का जो होता है ना, इफ दैट इज अप टू 5,000 पर डे, एग्जेम्प्ट, बट इफ इट इज मोर देन 5,000 पर डे, it is going to be taxable. Please समझो, I'm not talking about medical service. Medical service is exempt. मेडिकल सर्विस के साथ साथ दे ऑल्सो चार्ज रूम रेंटिंग सर्विस, रूम रेंटिंग सर्विस के कंपोनेंट पे जीएसटी का बात कर रहे हैं हम। सो इफ इट इज मोर देन 5,000 it will be what, it will be taxable. Okay, but they have given the exemption to ICU, ICCU, CCU and NICU. Even though it is more than 5,000, it is going to be exempt from tax. बराबर एकदम। ओके, उसके बाद डिस्प्ले ऑफ एड्स, रेंटिंग ऑफ शॉप्स, ऑफ कोर्स दीज आर नॉट मेडिकल सर्विस, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। फूड सप्लाइड टू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग नहीं देखते, इन पेशेंट्स एंड अदर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन पेशेंट्स? इफ आई गो देयर इन द हॉस्पिटल, आई डोंट गेट एडमिटेड एंड आई ईट फूड, इट विल बी टैक्सेबल। क्यों? अरे भाई पेशेंट तो था, यस पेशेंट था, आई वाज नॉट एडमिटेड, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट इन पेशेंट। इन पेशेंट मतलब I should be admitted in the hospital and they are providing medical service as well as food, and that's why it will become a composite supply, और composite supply में GST नहीं लगेगा because medical treatment पे there is no GST. Are you clear? Food supplied to inpatients will be considered as composite supply, will be exempt. Please याद रखना ये point. All patients पे GST नहीं, ऐसा नहीं है, in patients पे सिर्फ there is exemption, others taxable. Senior doctor is providing service to hospital and hospital is providing service to the patient. Abhi samjho, this is also exempt from tax and this is also exempt from tax. Now the point is they will charge 10,000, 2,500 they will keep with themselves and 7,500 senior doctor ko de denge. These 2,500 rupees will be considered as retention charges and retention charges पे कुछ भी GST नहीं लगता है because ultimately medical service ही है। ठीक है, ओके आगे आ जाओ with this कंस्ट्रक्शन सर्विस। कंस्ट्रक्शन सर्विस में इफ आई प्रोवाइड प्योर लेबर सर्विस टू गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन दैट इफ आई प्रोवाइड प्योर लेबर सर्विस इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एंड हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन, if for these two योजनास आई एम प्रोवाइडिंग एनी प्योर लेबर सर्विस टू देम, it will be exempt from tax. ठीक है, now I will come to normal people, like I want to build something, I called a builder and I told the builder I want to construct one single residential unit. If I'm constructing single residential unit, he is providing pure labor service, material is provided by me, then in that case it will be exempt from tax. Pure labor service is always exempt from tax, but condition क्या है? Condition is it has to be a single residential unit and it has to be a pure labor service. करेक्ट है, परफेक्ट एकदम। उसके बाद अगर व्हाट इफ उसका रिपेयर्स होगा तो प्लीज समझो उसमें से क्वेश्चन आएगा और आया भी है, रिपेयर्स ऑफ दैट सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट विल बी टैक्सेबल। if there is a repair of single residential unit it will be taxable. Now they will make a sentence in such a way कि you will be convinced that it is exempt. It is a single residential unit, pure labor service, और उसको रिपेयर करना था मतलब pure labor service हुआ, so even though it is pure labor service GST will be applicable. ठीक है, अंडरस्टूड, ओके ओके। नाउ एक काम करना, एक देखो, अमित है, एक बिल्डर है, अमित ट्रांसफर द डेवलपमेंटल राइट्स टू द बिल्डर, बराबर, बिल्डर मेड अ पेमेंट एंड दिस पेमेंट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके सॉरी एक सेकंड, वापस वापस, अमित हैज अ डेवलपमेंटल राइट, अमित ट्रांसफर द डेवलपमेंटल राइट टू द बिल्डर,
Builder has made a payment. Now we have seen this in RCM that it will be taxable in the hands of builder under reverse charge mechanism. Barabar? No problem. Okay. But this payment will not be taxable in the hands of builder. They said it will be exempt from tax. वो बोला बल्ले बल्ले एक नंबर. It is going to be exempt बोला उन्होंने. But they made a condition. They put a condition that builder needs to sell the flats before the CC is received. Before the CC is received. If he is selling the flats before CC is received, then in that case, can I say on the sale of flats, he will pay the GST to the government? Yes. So they said if you sell all the flats before CC is received, ये जो developmental rights का payment होगा ना, that will be exempt from tax. Correct है? Perfect एकदम. Okay. Now what happened is builder जो था, builder said कि yes, no problem, I will sell all the flats, and he did not make a payment of this GST to the government. Government को payment नहीं किया. Point ऐसा है ना कि उसने he did not sell these flats before CC is received. Now, can I say if he does not sell the flats before CC is received, he should not get this exemption? But he has already taken the exemption. Yes. So don't you think the exemption will be removed? Yes, exemption will be removed और उसको reversal करना पड़ेगा. And reversal will be how much? Reversal will be 1% of the value in case of affordable house and 5% of the value in case of other houses. What is the meaning of affordable house? जिसका value is up to 45 lakhs. But ये अभी तक question अभी तक नहीं आया है एग्जाम में, but just बता रहा हूँ. Now, if he sells only 50%, 10 flats में से if he sells only 50% before CC is received, so he is eligible for only 50% of the exemption. और बाकी के जो flats बचेंगे उसका 1% of the value in case of affordable, 5% of the value in case of other houses. क्लियर है? इस पे क्वेश्चन तो कभी आया नहीं, बट जस्ट बता के रख रहा हूं. बैंकिंग सर्विस का बात करते हैं. बैंकिंग सर्विस में मेरे हिसाब से वन पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज if a bank gives a loan to this person, whatever interest will be charged, interest on dal, there is no tax. Interest on dal, D matlab interest on deposit, interest on advance, interest on loan. There is no GST on that. There is one more point. बैंक और ऑथराइज डीलर. ओके, क्या होता है ना, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट माई मनी. आई गेव माई डॉलर्स एंड ही गेव मी रुपीज. फॉर दिस कन्वर्जन ही चार्ज्ड सम कंसिडरेशन. सो वॉट एवर कंसिडरेशन दिस बैंक चार्ज उस पर जीएसटी लग जाएगा. ओके, नाउ बैंक हैड द डॉलर्स, राइट? सो डॉलर्स थे पर रुपी नहीं थे, तो क्या किया ये बैंक ने डॉलर इसको दे दिया एंड इनसे रुपी ले लिया. डॉलर दिया, रुपी लिया. एंड हियर दिस बैंक ऑल्सो चार्ज कन्वर्जन चार्जेस फ्रॉम दिस बैंक. नाउ इन दिस केस जो भी कन्वर्जन चार्जेस बैंक टू बैंक हो रहा है ना, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा. करेक्ट है? ओके. नाउ दिस बैंक ऑल्सो रिक्वायर्ड सर्टन अमाउंट, दैट्स वाई इन्होंने आरबीआई को बोला रुपी देने के लिए एंड आरबीआई ने उनका रुपी दे दिया. नाउ हियर आरबीआई ऑल्सो चार्ज कन्वर्जन चार्जेस, पर उस पे जीएसटी लग जाएगा. So between banks and banks, no GST. Baki all transactions GST will be applicable. There is one more point. I go to a shopping mall, and I purchase for 2000 purchase of 2000 rupees. Okay, 2500 rupees for example. And I use the credit card. And banking company charged some kind of credit card charges. तो क्रेडिट कार्ड चार्जेस लगाए उन्होंने. तो क्रेडिट कार्ड चार्जेस पे जीएसटी लगेगा क्या? तो उन्होंने बोला इफ द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल परचेस इज अप टू 2000 रुपीज, तो वो चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा. इफ द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल शॉपिंग इज मोर देन 2000 रुपीज, तो वो चार्जेस पे जीएसटी लग जाएगा. इजी है. तो ये चीज याद रखना, 2000 रुपीज का शॉपिंग मॉल का, बाकी सब तुम लोग मैनेज कर लोगे. ये स्पॉन्सरशिप इवेंट एक बार रीड वन से कुछ नहीं इसमें. अभी आ जाओ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स पे. स्मॉल पॉइंट्स आर लेफ्ट नाउ, just focus on this. Next 15 minutes we will be done with the exemption chapter. देखो, transportation of passengers. Okay, I would love to
take you to the rapider for this. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. मैं पहले गुड्स का बात करता हूं. इफ यू ट्रांसपोर्ट एनी गुड्स बाय रोड, इफ यू ट्रांसपोर्ट एनी गुड्स बाय रोड थ्रू अ कुरियर एजेंसी, इट विल बी टैक्सेबल. ठीक है, इस भी टैक्सेबल, इस पे कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं है. इफ यू ट्रांसपोर्ट एनी गुड्स थ्रू रोड through GTA, Goods Transportation Agency, then if these are specified goods, I will talk about specified goods, it will be exempt from tax. But if you transport through road, through GTA and other than specified goods, इस पे जीएसटी लग जाएगा. ये तो देखा ना, जीएसटी लग जाएगा. याद है क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ये तो लगता है. बट स्पेसिफाइड गुड्स जीटीए के थ्रू होगा, इट इज गोइंग टू बी एग्जेप्ट. ठीक है, ओके. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. अभी देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल होगा, स्पेसिफाइड गुड्स विल बी एग्जेम्प्ट and others will be GST will be applicable. Others GST will be applicable. Specified goods by rail, no GST. Others GST लगेगा. Vessels के केस में भी सेम, specified goods exempt, others taxable. Air, everything is taxable. Air, everything is taxable. ठीक है, अंडरस्टूड, एकदम परफेक्ट. एवरीबडी इज क्लियर विद दिस पार्ट. मुझे बताओ, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स? स्पेसिफाइड गुड्स एकदम सिंपल है. रिलीफ मटेरियल, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, रेलवे इक्विपमेंट्स कट किया मतलब इट इज नॉट अ स्पेसिफाइड गुड. नाउ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन और ऑर्गेनिक मन्योर. एक बार तुम एक क्वेश्चन पूछता हूँ. टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग. I transported agricultural produce through a courier company by road. What will be the taxability? What if I transport agricultural produce through a courier company by road? What will be the tax liability? Will it be taxable or exempt? Agricultural produce. Absolutely right. That will be taxable, दोस्त. That will be taxable because courier company में तुम लोग ने देखा क्या कभी? Courier company में they have not given this exemption. Courier company में everything, every damn thing which will send, it will be taxable. समझा कि नहीं? I hope you are clear. So these are the points which are expected. So ये points है ना, if the entire paper becomes difficult because these points are very small points where we don't think about these points. और मुझे ऐसा नहीं करना है कि यार मैराथन ले रहा हूँ, चल भगा के कंप्लीट कर दिया, हो गया, चलो अभी हो गया, 7 घंटा बैठे, अभी मेरी तारीफ करो, हो गया. नहीं, आई रियली वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स जिस जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में. ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आ गया. अभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का बात करते हैं. देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में अगर तुम लोग डिपार्ट कर रहे हो या अराइव कर, इफ यू आर डिपार्टिंग और अराइविंग इन स्पेशल एरिया, स्पेशल स्टेट, सॉरी, बाय एयर. ओके, एक सेकंड, आराम से, एक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर इज exempt फ्रॉम टैक्स. वेरी गुड. Transport of passengers by air is exempt from tax only when the starting and end airport is located in Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Bagdogra located in West Bengal. सर ये कैसे याद रखें? MMM, TAPS, NBA. NBA बास्केटबॉल का, बास्केटबॉल में बास्केटबॉल क्या करते हैं? टैप करते हैं. सो टैप्स आ गया. सो MMM, NBA, टैप्स. अभी MMM, NBA, टैप्स मतलब क्या? M मतलब क्या? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम. N मतलब नागालैंड, B मतलब बागडोगरा, A मतलब आसाम, T मतलब त्रिपुरा, AP इज अरुणाचल प्रदेश एंड S इज सिक्किम. करेक्ट है? ओके. एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, एवरीथिंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ओके, मुंबई टू बागडोगरा होगा एग्जेम्प्ट, बागडोगरा टू मुंबई होगा एग्जेम्प्ट, मुंबई टू दिल्ली होगा टैक्सेबल. ठीक है. नाउ
एक मिनट, मैं अब इधर जाता हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट करके रखा है मैंने इधर बाय एयरवेज का। ओके, अभी इधर से करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर होगा एमएमएम टैप्स एनबीए टू और फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। इकोनॉमी क्लास विल बी एग्जेम्प्ट, बिजनेस क्लास विल बी टैक्सेबल और एनी अदर क्लास विल बी टैक्सेबल, ओनली इकोनॉमी क्लास विल बी एग्जेम्प्ट। व्हाट इफ इट इज बाय रोड? रेडियो टैक्सी जो होते हैं उबर ओला, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, एसी हो नॉन एसी हो, वो भैया ने एसी चालू किया नहीं चालू किया डज नॉट मैटर, ठीक है। अदर्स विल बी कंसिडर्ड एज एग्जेम्प्ट, मतलब जो काली पीली या वॉट एवर तुम लोगों के स्टेट में सिटी में वॉट एवर टैक्सीज यू हैव, if they are AC taxable, non AC exempt. बस, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड स्टेज कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब क्या, जो कंपनीज के व्हीकल्स होते हैं, कंपनीज रेंट पे लेते हैं कैरेजेस, कंपनीज टेक सर्टन बसेस ऑन रेंट, then in that case I am the person from whom the buses have been taken on rent. If these are AC taxable, non AC exempt, but if these are taken for tourism purpose, it will always be taxable irrespective of the fact कि AC है या नहीं है, करेक्ट। चार्टर प्लेन ऐसे कुछ होगा तो ऑलवेज, सॉरी, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ हायर टूरिज्म एंड चार्टर, और चार्टर प्लेन होगा तो सवाल ही नहीं है, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, ठीक है। टूरिज्म के लिए नहीं होना चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है। स्टेज कैरेज मतलब जो गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट को आई हैव गिवन सर्टन क्या व्हीकल्स, तो एसी होगा टैक्सेबल, नॉन एसी होगा एग्जेप्ट, करेक्ट, ओके। सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ऑलवेज टैक्सेबल, ठीक है। उसमें रेलवेज, लोकल ट्रेन सेकंड क्लास इज एग्जेम्प्ट, फर्स्ट क्लास इज टैक्सेबल, एसी ऑलवेज टैक्सेबल, आउट स्टेशन ट्रेन एसी टैक्सेबल, नॉन एसी एग्जेम्प्ट, नॉर्मल बात है। अभी इसमें ये लोग पीपल गेट कंफ्यूज्ड, ट्रैमवे, मोनोरेल, मेट्रो रेल, इवन दो दे आर एसी दे आर एग्जेम्प्ट, ये याद रखना, ठीक है, ओके। वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज होता है ना, इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज अंदर के अंदर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अभी मुंबई के स्टूडेंट जिनको मैं बोलना चाहता हूँ, जो अलीबाग में जो जाता है, मुंबई से लेके अलीबाग में जाता है, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मैं कोलकाता का भी मुझे मालूम है पर मुझे नाम याद नहीं है। इनलैंड वाटरवेज एग्जेम्प्ट। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉट प्रीडोमिनेंटली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज किया है, ओनली फॉर द ट्रांसपोर्ट यूज किया होगा ना, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट इफ इट इज अ कुरियर, अरे कुरियर क्या, क्रूज, इट विल बी टैक्सेबल, क्रूज होगा, इट विल बी टैक्सेबल। आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, और मैंने सुपर 75 में आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? Now, people who had attended Super 75 do not respond. AM Private Limited has a vessel using it for transportation of passengers. AM Private Limited is a private company and not a government entity. What do you think about this? Whether it will be exempt or taxable? Always remember one thing, even though I'm a private party, private limited company, but still they have never mentioned, they have nowhere mentioned कि भाई तुम लोगों का पब्लिक मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब गवर्नमेंट एडेड होना चाहिए, नो, इट कैन बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच आई एम यूजिंग इट फॉर पब्लिक। Public transport does not mean it has to be owned by the public, owned by the government. It is owned by me, used for public. It is possible, that's why it will still form part of this। लोगों को लगता है इट हैज टू बी गवर्नमेंट, नहीं ऐसा नहीं है, करेक्ट, ओके। तो ये वाटरवेज का बात हुआ, तो ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। आ जाओ लीगल सर्विस पे, आ जाओ लीगल सर्विस पे। लीगल सर्विस में सबसे पहले आता है सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग सर्विस, और नीचे है एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग सर्विस। लास्ट थोड़े पॉइंट्स बाकी है, प्लीज ध्यान देना सब लोग। सीनियर एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू 1 2 3। कौन है 1 2 3? वन मतलब सीनियर एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, exempt from tax. Senior advocate is providing service to other than business entity, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए दिया, इट इज गोइंग टू बी exempt from tax.
सीनियर एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर इज मोर देन द registration turnover, मतलब 10 lakhs, 20 lakhs and 40 lakhs. I never mentioned that person is a registered person. Please समझो. I never mentioned that person is a registered person. अगर उसका turnover is more than the previous year threshold turnover is more than the registration turnover, तो उस पर जीएसटी लग जाएगा. उसे रजिस्ट्रेशन लिया है नहीं लिया डज नॉट मैटर. टर्नओवर क्रॉस हुआ है कि नहीं वो दिख रहे हैं. छोटा पॉइंट है दिस. ये स्मॉल पॉइंट इज कवर्ड इन वन ऑफ द क्वेश्चंस इन फाइनल. So high possibility कि it can be asked in inter as well. Okay. So अगर registration turnover के कम होगा तो it will be exempt from tax. And whatever will be मतलब if the senior advocate provides the service to business entity जिसका turnover gets crossed, उन पे GST लगेगा. That will be under reverse charge mechanism. That will be under reverse charge mechanism. एकदम मस्का, no problem. अभी देखो, अगर सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दिया टू एक एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, only if they are big persons then only GST will be applicable, and GST will be applicable under reverse charge mechanism. If they are small persons it will be exempt from tax. Correct. Okay. आ जाओ अभी एडवोकेट पे. अभी लीगल सर्विस सीनियर एडवोकेट टू ये पॉइंट हो गया. अभी आ जाओ एडवोकेट पे. एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू दीज थ्री. एग्जैक्टली सेम. मां कसम सब कुछ सेम है. सब कुछ सेम है. Everything is going to be the same. मतलब advocate provides a service to government exempt, other than business entity exempt. ऐसा business entity जिसका turnover threshold cross होता है GST लगेगा under reverse charge mechanism. अगर turnover cross नहीं होता है, if the turnover does not get crossed, it will be exempt from tax. Correct एकदम, perfect एकदम. Okay, it will be exempt from tax. अभी this advocate is providing the service to advocate or firm of advocates. It does not matter whether they are big persons or small persons, it will be exempt from tax. ये थोड़ा याद तो रखना पड़ेगा दोस्त. ऐसा ऐसा कैसा है, ठीक है ना, याद रखना पड़ेगा. बेसिकली माय पॉइंट इज द चेंज इज ओनली इन दिस. दैट्स इट. बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. Okay, and there is one more point of arbitral tribunal. What is arbitral tribunal? Outside the court settlement, you don't go to the court, you can go to the arbitral tribunal without any lawyers. Now if arbitral tribunal provides any service to government, same है इधर, same आएगा ये भी, exempt from tax. Provides any service in personal service, exempt from tax. Provides any service to business entity, it will be exempt. अभी okay, अगर turnover cross हुआ है taxable, turnover cross नहीं हुआ है exempt. Now there is no question of arbitral tribunal providing service to advocate, because advocate will not come in the picture if you are taking the help of arbitral tribunal. So there will not be any service to advocate. So that's why it is not applicable. So usually legal service people find it difficult. So I hope that तुम लोगों को ये समझा होगा. Now ये समझने का बात नहीं है. I'm going to give you a minute just to scan through the point, grasp it, and then we will move ahead. नहीं. अरे विशाल, थैंक यू. नहीं भाई, कब का आ गया मैं. ठीक है चलो, हो गया डन. अभी आ जाओ आगे. कोऑपरेटिव सोसाइटी का बात करते हैं. ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब है, बट ठीक है, अपने जिंदगी जैसा ही है ये, तो तुम लोग मैनेज कर लोगे. ठीक है. कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा, इफ ही इज रजिस्टर्ड, नॉट रजिस्टर्ड. इफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रजिस्टर्ड,
तो देखो कि इट इज चार्जिंग पर मंथ maintenance of how much. If it is charging the maintenance of more than 7,500 per month, then in that case it will be, मतलब GST will be applicable, पूरे पे GST लग जाएगा. फुल क्यों लिखा है मालूम नहीं. हाँ, ओके. If it is more than 7,500 पूरे पे लग जाएगा. If it is 8,000, 8,000 पे GST लगेगा. ठीक है. Now if cooperative society is registered, if the monthly maintenance is up to 7,500, it will be exempt. मैं तुम लोग को बताऊं कैसे याद रखो. One member per flat. If एक member का if he has two flats, 7,500 he will get twice. मतलब two limits he will get. ठीक है, per member per flat. If cooperative society is not registered, it does not matter whether the monthly maintenance is more than 7,500 or less than 7,500. Always it is going to be what? Exempt from tax. Are you understanding this? Okay. Now there is one question of pure agent. Now sometimes what happens is there is one electricity department. ठीक है. There is one cooperative society and there is one member. ठीक है. Electricity department usually what happens, what does it do? Electricity department gives the bills, electricity bills to the members. There are 100 members. And the point is कि he has to give bills to all the members personally. तो ये सब avoid करने के लिए electricity department says कि एक काम करते हैं, let's give these bills to cooperative society, or cooperative society will give these bills to the members. Cooperative society will collect the amount and cooperative society will give this amount to electricity department. Now, whatever amount cooperative society will charge, that is for example 10,000 rupees. So this 10,000 rupees, will it go in cooperative society's pocket? No, it will be collected by society and it will be paid to the department. It will be collected by the society, it will be paid to the department. So can I say your cooperative society is acting like a pure agent? Yes. If it is a pure agent, there is no question of charging GST on 10,000. अरे कोऑपरेटिव सोसाइटी का थोड़ी ना ये अमाउंट है. It is just charged by the society, collected and paid to the department. So in this case, it is working like a pure agent. It will not collect the GST on that. Okay, but okay, this is pure agent का service. But there is a possibility कि society के अंदर there are gardens, society के अंदर there are lifts, security guard. We have to pay them. So if we have to pay them, we have expenses. So society, what does it do? It takes money from the member. So whatever money which is charged by the member from the member for this, say for example 10,000 rupees per person, then this 10,000 rupees is taxable. मतलब इस पे GST will be applicable. करेक्ट है. ओके, तो ये बात हुआ. उसके बाद there is one more point that cooperative society purchases certain goods. Swings होते हैं ना, swings 1 lakh rupees, GST भरा 10,000. The question comes, will cooperative society get the ITC for 10,000? Answer is yes, it will get the ITC of 10,000. That's it. कोऑपरेटिव सोसाइटी इतना ही है और कुछ नहीं है. आगे थोड़ा सा और छोटे छोटे पॉइंट्स है वो डिस्कस करना चाहता हूं मैं. लीजिंग सर्विस करके एक छोटा पॉइंट है. स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और ऐसा एंटिटी जिसमें state government, central government or union territory is having more than 20% ownership, is giving some land on lease to this person and that lease is a long term lease. तो जो भी पैसा मिलेगा ना, नो GST. अंडरस्टूड. पक्का एकदम मस्त झकास. 30 साल 30 इयर्स याद रखना, बस इतना ही. प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस एक छोटा सा अमेंडमेंट था लास्ट टाइम. व्हाट इज प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस? देखो, जैसे वी गेट ओके, which व्यू विल यू प्रेफर? Will you prefer this view to stay or this view to stay? Will you prefer this view to stay or this view to stay? Of course this view to stay. Now the point is, I am staying on 23rd floor. Floor is the same but location is different, so preferential location charges लिए जाते हैं. Now देखो, वैसे ही लैंड का भी होता है. लैंड का इधर है, there is one land, there are 3 parts of the land, 1 2 and 3. इधर से मस्त रिवर जाता है. Which one will be the most expensive? Can I say 1? Yes. So value is 3 crore. Value of 1 is 3 crore. But preferential location charges is 1 crore. 4 crore total है. Question is, ये land पे GST इस पे तो नहीं लगेगा because land दिया. But will this 1 crore be taxable?
Will this 1 crore be taxable is the question. They said it is a composite supply. Treat it like a main supply. Main supply क्या है? Land. Land पे GST लगता है? नहीं लगता है. That's why इस पे भी GST नहीं लगता. अंडरस्टैंडिंग पक्का एकदम ओके. उसके बाद एक लास्ट पॉइंट अपना बाकी ओके. उधर ना एक पॉइंट लिखना. वो ब्लैंक पेपर है ना, पेपर उस पर मिसलेनियस पॉइंट लिखना रीड करके. तो वो हम लोगों ने नहीं किया अब तक. रीड में ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट था वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, बट वो एक मिसलेनियस पॉइंट एक बार रीड कर लेना. टूर ऑपरेटर सर्विस. ओके, बिफोर दैट वी विल डिस्कस ERCC, excess royalty collection contractor. Excess royalty collection contractor. Please pay attention here. Just give me 1 minute. Please samjho. There is a state government here. There is one person here. Now, state government say he wants to take some land on lease. क्यों? Because उसको extraction करना है, oil extraction, whatever it is, extraction करना है उसको. That's why he has taken a land on lease. For that, he pays consideration to or royalty to state government. माइनिंग के लिए समझ, लैंड लिया, लैंड लिया, पैसा पे किया. सर इस पे जीएसटी लगेगा? यस, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस. ओके, नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. नंबर वन, दिस पर्सन, उसका नाम मैं लेता हूं मोहित करके. हिज नेम इज मोहित. ठीक है, मोहित कैन पे लमसम कंसिडरेशन और मोहित कैन पे ऑन सक्सेस बेस्ड. मतलब क्या? स्टेट गवर्नमेंट बोलते देख, स्टेट गवर्नमेंट सेज देख, एकदम बात सिंपल है. आई डोंट वांट you to make a payment of lump sum, and Mohit is also saying ki I don't want to pay lump sum because we don't know what is going to come from inside. किधर से inside अपना mining के land से I don't know how much we are going to mine, so it is a big risk for Mohit to take to pay a lump sum amount. That's why Mohit says कि काम करते हैं up to 400 units, up to 400 units I will make a payment to you on fixed basis. ठीक है, we will charge say for example 2 crore to 400 units. I will make a payment of 2 crore. मतलब अभी 2 crore ले लो. But if we get anything beyond 400 units, I will make a payment to you extra. मतलब every unit or every 100 units I will pay extra. Okay, so beyond 400 units जितना I will extract, I will make a payment of extra and say that lump sum amount comes to 3 crores. बराबर? Okay. Now problem is state government does not want to go to Mohit every now and then to check and collect this amount. State government बोलता है भाई ये तो मेरे को नहीं करने का every time. That's why state government appoints excess royalty collection contractor. Excess royalty excess royalty collection contractor. बराबर. Excess royalty collection contractor. State government tells this ERCC to take the or recover the amount from Mohit. Now ERCC बोलता है एक मिनट क्या करना है. State government says I don't want to go every now and then to Mohit to collect the amount. State government appoints ERCC to go to Mohit and collect, but state government needs money immediately. Now state government says to ERCC कि भाई एक काम करो, you please pay the amount immediately to me. Say for example 4 crore rupees you pay immediately to me, and you can go to Mohit and you can collect the amount from Mohit. Now if Mohit is not able to extract more than 400 units, it is your loss. But if Mohit extracts say for example 5000 units, then in that case it is a big profit for you. So ERCC is also taking a risk, but state government को वो immediately payment कर देगा. State government बोलता है मुझे वो headache चाहिए ही नहीं, मुझे तुम लोग 4 crore दे दो और just मुझे ये करो, फ्री करो. ERCC 4 crore दे देता है. Now अभी ERCC जो पैसा मिलेगा वो ERCC को मिल जाएगा. Now he will go to Mohit and start collecting money. Now if ERCC को का भी एक लॉस है इसमें, क्या अगर कुछ एक्सट्रैक्ट हुआ ही नहीं तो ये मिलेगा ही नहीं, सिर्फ 2 करोड़ मिलेगा. इट्स अ लॉस फॉर ERCC, बट ऑफ कोर्स ERCC will identify everything. Now ERCC will go to Mohit and start collecting the amount. बराबर. सो मोहित से उसने कितना पैसा लिया? 5 करोड़. क्वेश्चन ये आता है, विल देयर बी एनी टैक्स
or GST liability on 5 crores? Can you please tell me? Can you please tell me? ERCC ko whatever payment is made by Mohit. Now, can I see Mohit will make a payment to ERCC? No, now, not to state government. State government will inform Mohit कि भाई Mohit, you are not required to pay me now. Please pay to ERCC. I have transferred my liability. I have transferred my receivables. Now Mohit will make a payment of 5 crores to ERCC. Please tell me one thing: whether will it be taxable or no? I will tell you one thing: this will be taxable. Now, why are you saying this is not taxable? Now, एक minute. If Mohit is making a payment of the same royalty to state government, you said it is going to be taxable. Now, when I asked you कि 5 crore rupees जब ERCC को pay होगा, you are saying it is not taxable. Why? Why is it not taxable? It is going to be taxable because it is similar to this. No, here Mohit is not making a payment to state government. Here Mohit is making a payment to ERCC. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो कैन आई से अभी अभी इस पे अगर जीएसटी लगता है तो इस पे भी लगना ही चाहिए ना, सेम तो अमाउंट है. सो 5 करोड़ रुपए पे दोस्त जीएसटी लगने वाला है. 5 करोड़ रुपए पे दोस्त जीएसटी तो लगने वाला है. द क्वेश्चन कम्स कि विल देयर बी एनी जीएसटी ऑन 4 crores? विल देयर बी एनी जीएसटी ऑन 4 crores? Will there be any GST on 4 crores? Damn it, no. There will not be any GST on 4 crores because this 4 crores is a small part of this 5 crores and we have already paid the tax on 5 crores. My point of telling you this is this entire point of ERCC is focusing on this transaction. The entire point of ERCC is focusing on this transaction कि इस पे exemption मिल जाएगा. पर ये समझाने के लिए to make you understand this, I have to make you understand the entire thing. Are you clear? So इस पे GST नहीं लगेगा because this is a small part of this 5 crores and on which we have already paid the GST. Unfortunately, so fortunately, there is no question which is asked on this part, but it was my duty to explain you everything in detail. So मैंने समझाया. समझा तो ठीक, नहीं समझा तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ओके, एक लास्ट पॉइंट है, दैट इज टूर ऑपरेटर. अगर फॉर ओके, अभी देखो अमित महाजन टूर ऑपरेटर. एक मिनट ना. Last point for exemption. Mahajan Virtual Tour Operator. If that tour operator provides the service in India, GST will be applicable. If he provides a service outside India, GST will not be applicable. ठीक है, एक सेकंड. ये क्या है अभी? ओ भाई, बट ये तो क्लियर है कि भाई एग्जाम इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया. बट अगर इफ व्हाट इफ महाजन वर्चुअल टूर is providing the package which comprises of India and outside India, that is of 1 lakh. तो इंडिया का proportion is going to be taxable and outside India का proportion it is going to be exempt. बराबर. तो कैसे होगा ये exempt और taxable? देखो, 1 लाख रुपीस गोवा 1 डे का स्टे है, दुबई 4 डेज का स्टे है. दुबई का प्रोपोर्शन इज गोइंग टू बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स. सो प्रोपोर्शनेटली वी विल बाइफरकेट. सबसे पहला 1 लाख रुपीस इंटू 4/5 कम्स टू 80,000 और 1/2 ऑफ द टोटल कॉस्ट, दैट इज 1 लाख का 50%, दैट इज 50,000. विच एवर इज लोअर का तुझे एग्जामेशन मिलेगा एंड द एग्जामेशन विल बी 50,000. अंडरस्टैंडिंग? गोवा 1 दिन, दुबई 4 दिन, प्रोपोर्शनेट 1 लाख इंटू 4/5 एंड और half of the total cost, that is 50,000, whichever is lower, that is 50,000. I will give you one example here. हाँ, एक वो बाकी है, वो करता हूँ मैं. आई थिंक स्पोर्ट्स का बाकी है, वो करता हूँ. इंडिया दुबई कंसिडरेशन. इंडिया में 2 days, दुबई में 3 days, कंसिडरेशन इज 5 lakhs. क्या लगता है तुम लोगों को? तो सबसे पहले 5 lakhs इंटू 3/5 और 5 lakhs इंटू 1/2, whichever is lower. India 3 days, Dubai 2 days, consideration is 5 lakh. So 5 lakhs into 2/5 or 5 lakhs into 1/2, whichever is lower. India 7, Dubai 3. So consideration is 20 lakhs. So 20 lakhs into 3/10 or 20 lakhs into 1/2, whichever is lower. Everybody clear?
This is important from inter perspective. Now they have said कि this is applicable to whom? This is applicable to a foreign tourist. देखो, performed partly in India, partly outside India, tour operating service to a foreign tourist. Foreign tourist मतलब who occasionally comes to India. Okay. To the extent of services performed outside India. कितना exemption होगा? ये हम लोग ने अभी बात किया 50% and this. Now who is a foreign tourist? Person not normally resident in India enters into India for a stay of less than or equal to 6 months. ठीक है, 6 months. Things to consider while computing service performed. Things to consider outside India. So सबसे पहला बात, if I'm staying in India, if I'm staying in any country for equal to or more than 12 hours, I will be considered as staying in India for staying in that country for the entire day. अगर I'm in India, okay, मेरा सुबह 7 बजे का फ्लाइट है. Am I in India for more than 12 hours? No, in that day. So I will consider only half day in India. Only half day in India. But अगर मुझे शाम का 7 o'clock का फ्लाइट है, इवनिंग 7 o'clock, then I will be considered as having in India or staying in India for entire one day and staying अगर 1 घंटे का फ्लाइट है, 2 घंटे का फ्लाइट है, I'm going to Dubai. ठीक है, so Dubai में I'm staying in India only for 3 hours. Okay, so in Dubai 0.5, in India 1 day. Is everybody clear? Is everybody clear? Okay. Now एक छोटा सा पॉइंट मेरा अभी एक चीज रह गया है, दैट इज स्पोर्ट्स का सिंपल एकदम. देखो 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 देखो, इफ यू आर अ कोच, if you are a manager, if you are an umpire, if you are a referee, or if you are a player providing any service to recognized sports body, there will not be any GST. If any recognized sports body is providing a service to another recognized sports body, there will not be any GST. But technical expert provides any service. Harsha Bhogle, he's a technical expert. Commentator, that is Irfan Pathan, and selector, that is दादा. मतलब अभी नहीं, पहले था. हमेशा जीएसटी लगेगा. ये तीनों का चेहरा याद करो, याद रह जाएगा पूरा बात. तीनों का चेहरा याद करो, पूरा बात रह जाएगा, याद रह जाएगा. So coach, manager, umpire, referee, player, no GST. This providing service to another recognized sports body, no GST. But always remember one thing, service has to be given to the recognized sports body in a recognized sporting event. It has to be a recognized sporting event. They can mention कि कोई बॉलीवुड स्टार्स वर्सेस क्रिकेटर्स का मैच हो रहा है. This is not a recognized sporting event. Even though Mahendra Singh Dhoni is playing for that, but still it is not a recognized sporting event. अंडरस्टैंडिंग? पक्का वो टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है. एक छोटा सा पॉइंट और एक बताता हूं मैं, दैट इज याद है तुम लोगों को बीसीबीएफ का बात किया था, बिजनेस करस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर. बिजनेस करस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर में आरसीएम एफसीएम लगता है, याद है? बीएफ is always down, bank, BC and agent. So BF is providing service to bank, RCM. BC is providing service to bank, FCM. ये दोनों पे GST लगता है, but it will be exempt from tax when the services are in relation to the rural area. The services are in relation to the rural area. अगर ये एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, क्या है ये? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है. ठीक है, अगर मैंने दिया एक रजिस्टर्ड पर्सन को, ऊपर क्या देखा था? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर फॉलो हो जाएगा, और उसका एक्सेप्शन है सोल प्रोप्राइटर. अगर कौन सा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो क्या देखा था हम लोग ने? इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. बराबर. तो इसमें सब कुछ ही आ जाएगा. मैंने तुम लोगों को रहने के लिए घर दिया, तुम लोग एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, राइट? तो इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ठीक है सर. अगर तुम लोग एक स्टूडेंट हो और वो स्टूडेंट का अकोमोडेशन के लिए दिया, तो उन्होंने ना थोड़े से एक्सेप्शन डाल दिए. अगर ऐसा कौन सा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है, इट इज यूजुअली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट दिस एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल इन द फॉलोइंग केसेस. उनको स्पेसिफिकली इन लोग पे जीएसटी लगाने का, उन लोगों को स्पेसिफिकली ये लोग पे जीएसटी लगाने का एग्जेम्पशन नहीं देना है. मतलब रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, पर तो भी उस पे एग्जेम्पशन नहीं देना है, उस पे उनको जीएसटी लगाना है. कभी हो सकता है, देखो, अकोमोडेशन सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट रेसिडेंसेस, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को इसमें खींचा है. उसमें उन्होंने किसको खींचा है? स्टूडेंट्स को इधर खींचा है.
सो अकोमोडेशन सर्विसेज रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ही है, स्टूडेंट्स तो अनरजिस्टर्ड ही है, तो अगर स्टूडेंट रेसिडेंसेस अगर दिया होगा, स्टूडेंट को दिया होगा, देन इन दैट केस उस पे 2 जीएसटी लगने वाला है। और वो कैसे क्या देखते हैं हम। तो उनके उनके लिए ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होता है। पूरा सुनो आराम से, आगे बहुत बाकी है। So accommodation services for students in student residences या accommodation services provided by hostels, camps, PG accommodations and the like। मतलब अगर hostels होते हैं, camps होते हैं, paying guests का accommodation होता है, तो वो भले residential dwelling हो, भले unregistered person के लिए हो, but still it will not be exempt from that। बेसिकली ये है एंट्री नंबर 12, बराबर। तो ये जो लोगों को उन्होंने बोल दिया ना कि एंट्री नंबर 12 नहीं लगेगा तुम लोगों को, उन्होंने बोल दिया अभी कि एंट्री नंबर 12 तुम लोगों को नहीं लगेगा। कि कौन लोगों को नहीं लगेगा? ये नहीं लगेगा, ये लोगों को। और उनके लिए उन्होंने बोला तुम लोगों के लिए है एंट्री नंबर 12 ए व्हिच इज न्यूली इंसर्टेड, व्हिच इज न्यूली इंसर्टेड। तो ये लोगों को एंट्री नंबर 12 का यूआरपी का एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगा, बिकॉज़ उनके लिए एंट्री नंबर 12 ए स्पेसिफिकली है। तो एंट्री नंबर 12 ए के अंदर उन्होंने क्या समराइज़ किया है, मतलब कभी कभी जीएसटी लगेगा, ये तुम लोगों को मैं बोलता हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट होगा, जो स्टूडेंट रेसिडेंसेस में रहता है या हॉस्टल में रहता है या कैंप्स या पीजीज़ में रहता है, जो अकोमोडेशन पर्पज़ के लिए रेजिडेंशियल ड्वेलिंग लेता है, बराबर? जिसका वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मोर देन 20,000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ। मतलब कौन सा भी स्टूडेंट 20,000 के ऊपर पर मंथ पर पर्सन पे करता है फॉर अकोमोडेशन सर्विस, और जो उसने अकोमोडेशन लिया है दैट इज फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज। मतलब बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं, मैं स्टूडेंट हूं, बराबर है, मैं स्टूडेंट हूं, मैंने 11 महीने का रेंट पे किया पीजी के लिए, मैं मतलब ये किया क्या अग्रीमेंट किया पीजी के लिए, ठीक है, और मैं 30,000 रुपीज पर मंथ देता हूं। नाउ मुझे बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? वापस पूछता हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं 11 महीने का अग्रीमेंट करता हूं टू स्टे इन अ पीजी पेइंग गेस्ट, और मैं 30,000 रुपीज पर महीना पे करता हूं। तुम लोग से देखो इसके कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं क्या? अकोमोडेशन सर्विस के लिए लिया है, यस। वैल्यू ऑफ सप्लाई पर मंथ कितना है? 30,000, मतलब मोर देन 20,000 पर मंथ पर पर्सन, यस। अकोमोडेशन इज गिवन फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज, मैंने तो 11 महीने का किया है। सो ऑल दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड दैट्स व्हाई उस पे जीएसटी लग जाएगा, उस पे जीएसटी लग जाएगा। बट अगर बट अगर मैंने ऐसे बोला अकोमोडेशन सर्विस के लिए है, ठीक है, बट वैल्यू ऑफ सप्लाई पर मंथ मेरा 10,000 ही है, मैं रेंट सिर्फ 10,000 रुपीज देता हूं, तो मुझे 12 ए के अंदर क्या मिल जाएगा? एग्जेम्पशन मिल जाएगा। प्लीज याद रखना, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मोर देन 20,000। अगर मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,000 भी हुआ ना, तो भी मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। करेक्ट है। एंड ऑल दीज कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड इन क्यूमुलेटिव बेसिस, मतलब सब कुछ एक साथ अप्लाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अकोमोडेशन के लिए दिया था 30,000 रुपीज पर मंथ का रेंट था, पर पर्सन पर मंथ, और मैंने अकोमोडेशन सिर्फ 1 महीने का लिया था, देन इन दैट केस 12 ए मुझे एप्लीकेबल हो जाएगा और एग्जेम्पशन मुझे मिल जाएगा। टैक्स कभी लगेगा जब मैं अकोमोडेशन के लिए ले रहा हूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई पर मंथ पर पर्सन इज मोर देन 20,000 एंड मैं जो अकोमोडेशन में रह रहा हूं वो कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज के लिए आई शुड बी स्टेइंग, तो ही मेरे पे जीएसटी लग जाएगा। आई होप यू आर क्रिस्टल क्लियर विद दिस पार्ट, राइट? पक्का एकदम? ओके। नाउ ये भी हो सकता है, सर व्हाट अबाउट होटल? होटल भी एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है गिवन ऑन रेंट, तो उसका क्या होगा? ये जो होटल का भी पार्ट है ना, वो होटल भी एंट्री नंबर 12 में नहीं आएगा, ये एंट्री नंबर 12 ए में आएगा। मतलब इधर 12 के अंदर उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, होटल मुझे रेजिडेंशियल ड्वेलिंग देता है, तो एक्चुअली इट शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, पर तो भी लोग जीएसटी चार्ज करते हैं। तो बेसिकली उनको बोलना है कि व्हाट इफ होटल इज गिवन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो उनके लिए 12 ए एप्लीकेबल हो जाएगा, उनके लिए 12 ए एप्लीकेबल हो जाएगा। और उसके कंडीशन तुम लोगों को सेटिस्फाई करने हैं। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं? अकोमोडेशन सर्विस इज मोर देन अकोमोडेशन सर्विस वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज अप टू 20,000 पर पर्सन पर मंथ एंड अकोमोडेशन इज गिवन फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 90 डेज। तो तुझे क्या मिल जाएगा? 12 ए का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कूल, परफेक्ट है। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो जीएसटी लग जाएगा, और उल्टा देखा तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है। सर्विसेज ऑफ हॉस्टल्स फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास स्टूडेंट्स वेयर हॉस्टल इज रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, तो वो भी 12 ए के अंदर क्या हो जाएगा? फॉलो हो जाएगा। वो भी 12 ए के अंदर क्या हो जाएगा? फॉलो हो जाएगा। एकदम परफेक्ट है। तो ये तुम्हारा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एंड जो अकोमोडेशन सर्विस था, एग्जेम्पशंस का पार्ट था, वो तुम लोगों को मैंने इंटरलिंक करके दे दिया, राइट? आई होप यू आर क्लियर। उसके बाद एग्जाम्पशंस के अंदर हम लोग ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक एग्जाम्पशन देखा था, जिसमें बोला था कि व्हाट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर एक पॉइंट था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। उसके अंदर उन्होंने बोला था अफिलिएटेड टू, कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इसके अंदर सिर्फ एक नाम में चेंज हुआ है, एंड नाम में जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग था, उसमें उन्होंने क्या चेंज किया? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, दैट्स इट। इतना ही चेंज हुआ है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, इतना ही दोष चेंज हुआ है, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं।
ना कभी-कभी क्या होता है कि ये जो कॉलेजेस होते हैं या फिर कॉलेजेस होते हैं या फिर स्कूल्स होते हैं, उनको अफ़िलिएशन सर्विस लगता है। अफ़िलिएशन सर्विस कौन देता है? अफ़िलिएट करता है कौन? बोर्ड बोर्ड बेसिकली अफ़िलिएट करता है, एजुकेशनल बोर्ड। तो ये जो अफ़िलिएशन सर्विस दिया जाता है, सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड और काउंसिल, ये जो अफ़िलिएशन सर्विस देते हैं, कौन से स्कूल्स या कॉलेजेस को देते हैं? ऐसे स्कूल्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स को जो भी अफिलिएशन सर्विस दिया जाता है, इट इज़ गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। करेक्ट है? नो प्रॉब्लम। में होता है ना ए प्लस, ए, अफिलिएशन सर्विस। सो बेसिकली ये जो अफिलिएशन सर्विस दिया जाता है, उसके अगेंस्ट कुछ कंसिडरेशन लिया जाता है। तो किसने किसको अफिलिएशन सर्विस दिया तो एग्जेम्प्ट है? अफिलिएशन सर्विसेज बाय सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड और काउंसिल। मतलब बेसिकली अफिलिएशन देने वाले भी सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड वाले ही होने चाहिए। किसको दिया? गवर्नमेंट स्कूल्स को दिया। देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम। बट अगर कोई अदर स्कूल्स को दिया, प्राइवेट स्कूल को दिया, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। अगर कोई दूसरे को किसी ने तो अफिलिएशन सर्विस दिया, यूनिवर्सिटी या कि किसी और ने दिया, तो इट इज नॉट एग्जेम्प्ट, इट इज टैक्सेबल। स्पेसिफिकली याद रखना किसने किसको अफिलिएशन सर्विस दिया तो एग्जेम्प्ट है। अफिलिएशन सर्विस गिवन बाय सेंटर एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड ने सर्विस दिया कौन से? गवर्नमेंट स्कूल्स को। तो ही वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। याद रहेगा पक्का? ओके। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज दैट इज इंडियन रेलवेज टू इंडिविजुअल्स बाय वे ऑफ। अभी देखो तुम लोगों को याद होगा तो एग्जाम्पशंस में जो गवर्नमेंट के सर्विसेज थे उसमें एक पॉइंट था कि अगर इंडियन रेलवेज ने कौन सा सर्विस दिया तो इट वाज टैक्सेबल। उन्होंने रिसेंटली वो टैक्सेबल किया था। इंडियन रेलवे से सर्विस दिया तो इट वाज टैक्सेबल। बट उन्होंने कुछ चीजें एग्जेम्प्ट कर दी कि सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स होता है एग्जेम्प्ट, नो नॉट टैक्सेबल। फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम्स और वेटिंग रूम्स होते हैं नॉट टैक्सेबल, उसके लिए जो पैसा लिया जाता है नॉट टैक्सेबल। क्लोक रूम सर्विस होता है नॉट टैक्सेबल। बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज, अभी ऑफ कोर्स बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस मैंने तो कभी देखा नहीं है कौन से स्टेशन पे कि बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस जो होती है, अभी तुम लोग ने एयरपोर्ट पे देखा होगा, बराबर? तो वो एयरपोर्ट पे तो है, तो मे बी अपने रेलवे स्टेशन पे भी आ जाएंगे जब भी उनको थोड़ा जगह मिलेगा इधर उधर जाने के लिए। अब अपने स्टेशन पे तो जगह ही नहीं रहती चलने के लिए, तो वो किधर जाएँगे बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज़। तो बेसिकली अगर आया बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस जिसके लिए पैसा दिया तुम लोग ने, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल एकदम। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन ज़ोन और डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू अनदर ज़ोन और डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मतलब अगर एक ज़ोन और डिवीजन ने, मतलब रेलवे का एक डिवीजन ने रेलवे के दूसरे डिवीजन को सर्विस दिया, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता है। उस पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है। अभी क्या होता है, देयर आर सर्टेन कंपनीज या मे बी यू कैन से स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। नाउ जिनके पास काफ़ी सारा फंडिंग होता है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास और रेलवेज़ के पास इतना फंडिंग में भी नहीं होगा। तो रेलवेज़ क्या करता है, रेलवेज़ वो एसपीवीज़ को पूछते हैं कि तुम्हारे पास तो फंडिंग होगा, तुम लोग ने लोगों से लिया होगा फंडिंग, तो वो फंडिंग तुम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए डाल सकते हो क्या रेलवेज़ के लिए? वी विल पे यू फॉर दैट। नाउ अगर कौन-सा भी अगर सी बेसिकली क्या होता है, ये एसपीवीज़ जो होते हैं ना, वो लोगों से पैसा लेते हैं, उनको यूनिट्स इश्यू करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग ने मुझे ₹1000 दिया ना, मैं तुम लोगों को इतना-इतना रिटर्न्स दूँगा। ये होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये जो फंडिंग जमा करते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए यूज़ करते हैं। मतलब बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर दे हो या कुछ भी हो। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज उनको पे करता है और ये जो है वो लोगों को उनके रिटर्न्स देता है। ठीक है? ये बेसिकली अपना स्ट्रक्चर होता है। नाउ द पॉइंट इज़ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसपीवीज़ टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये पहले बात करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसपीवीज़ टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। जो भी सर्विस ये एसपीवी ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए दिया था, इट इज़ गोइंग टू बी exempt फ्रॉम टैक्स। अभी कौन-सा सर्विस है? अलाउइंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू यूज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड एंड ओन्ड बाय एसपीवी फॉर अ कंसिडरेशन। एसपीवी के पास पैसा है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके रखा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को बोला कि आपको मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना है ना, कर सकते हो, उसके लिए पैसा लगेगा। तो जो भी सर्विस एसपीवी टू एमओआर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इट इज़ गोइंग टू बी exempt फ्रॉम टैक्स। नाउ कभी-कभी क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एसपीवी ने बिल्ड किया, ठीक है? अभी उसका मेंटेनेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेज दैट हम लोग उसको मेंटेन करेंगे। तो हम लोग उसको मेंटेन करेंगे और वो मेंटेन करने के लिए कैन आई से दिस इज़ अ सर्विस व्हिच इज़ प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू एसपीवी। मेंटेनेंस का सर्विस दिया। तो ये जो मेंटेनेंस का सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में एसपीवी को दिया है, दैट विल आल्सो बी exempt फ्रॉम टैक्स। इसमें कुछ भी लोचा-लपाटा है क्या किसी को? कुछ भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं है भाई। एनी सर्विस गिवन बाय एसपीवी टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एनी सर्विस गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू एसपीवी इज़ गोइंग टू बी exempt फ्रॉम टैक्स। ये 1-2 बार पढ़ने के बाद भी तुम लोगों को याद रह जाएगा। ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ना तुम लोगों को याद होगा तो एग्जम्पशन में एक पॉइंट है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे कभी जीएसटी नहीं लगता है, बराबर? पर उसके जो सेकेंडरी सर्विसेज थे, मतलब अगर मैंने डुप्लीकेट बिल तुम लोगों को दिया, कंपनी ने तुम लोगों को डुप्लीकेट बिल दिया जिसके लिए चार्ज किया, ये पहले उस पे जीएसटी लगता था, अभी उन्होंने उस पे भी एग्जम्पशन दे दिया। उन्होंने बोल दिया सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ। ओके, एक सेकंड के लिए इधर देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे जीएसटी नहीं लगता है, बट उसके रिलेटेड सर्विस का हम लोग अभी बात कर रहे हैं।
ठीक है। मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट पे दिया, नो जीएसटी। टेस्टिंग फॉर मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटर्स, नो जीएसटी। रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, नो जीएसटी। जो भी पैसा लिया जाएगा उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। शिफ्टिंग ऑफ मीटर्स, इधर से उधर शिफ्टिंग हो रहा है, उसके लिए पैसा लिया, नो जीएसटी। इशुइंग डुप्लीकेट बिल्स, नो जीएसटी। Which are incidental or ancillary to the supply of transmission or and distribution of electricity provided by electricity transmission and distribution utilities to their consumers. So पहले ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो एग्जाम था ही, पर अभी ये सर्विसेज भी क्या कर दी उन्होंने, एग्जाम कर। सिंपल, छोटे से पॉइंट से अभी आगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, मैं R&D का सर्विस देता हूं अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। अगर गवर्नमेंट ने मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए ग्रांट्स इशू किए तो उस पर भी 2 जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे भी 2 जीएसटी नहीं लगेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। किसने ग्रांट दिया तो जीएसटी नहीं लगेगा, गवर्नमेंट एंटिटी ने दिए तो जीएसटी नहीं लगेगा। और अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड अंडर these सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1960। याद करो सेक्शन नंबर 35 के इंस्टीट्यूशंस। इनकम टैक्स एक्ट में है ना सेक्शन 35 पीजीबीपी में, उन्होंने अगर ग्रांट दिया तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, वन टाइम रीड है सब। इंश्योरेंस सर्विस याद करो, इंश्योरेंस सर्विस। देखो, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, इधर हम लोगों को एग्जामिशन में ऐसा एक पॉइंट था, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस, तो उन्होंने कुछ स्कीम्स दिए थे। तो स्कीम्स के बाद उन्होंने लिया था सर्विसेज बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस स्कीम स्पेसिफाइड होगा, मतलब री इंश्योरेंस पे भी क्या मिल जाता है, एग्जामिशन मिल जाता है। अभी पॉइंट इज, उन्होंने बोला कि ये जो री इंश्योरेंस है उस पे तो तुम लोग एग्जामिशन दे ही रहे हो स्पेसिफाइड स्कीम का। अभी हम लोग क्या इंक्लूड कर रहे हैं उस पे, रेट्रोसेशन भी उस पे इंक्लूड कर रहे हैं। सर व्हाट इज रेट्रोसेशन? रेट्रोसेशन मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज देयर इज वन इंश्योरेंस, ठीक है, और वो इंश्योरेंस कंपनी को लग रहा है कि यार ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसके लिए वो क्या करता है, ये री इंश्योरेंस करता है। मतलब एक री इंश्योरेंस जो होता है वो इंश्योरेंस का इंश्योरेंस होता है, बराबर। अभी री इंश्योरेंस कंपनी को भी डर लग रहा है कि ऐसा कुछ तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो क्या करता है, उनका अगर एक स्पेसिफिक रिस्क जो होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट एक री इंश्योरेंस कंपनी एक कंपनी को वापस रिस्क ट्रांसफर करता है, और इसको ही बोला जाता है रेट्रोसेशन। अभी इंश्योरेंस ने और एक इंश्योरेंस क्या उसको बोलता है, री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस ने उसका छोटा सा पार्ट या कुछ स्पेसिफिक रिस्क ट्रांसफर किया तो उसको बोला जाता है रेट्रोसेशन। तो बेसिकली इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए जो एग्जामिशन है, जो री इंश्योरेंस के लिए भी है और वही रेट्रोसेशन के लिए भी है। सो बेसिकली तीनों के लिए एग्जामिशन अवेलेबल है अगर वो ये स्पेसिफिक स्कीम्स के रिलेटेड होगा तो। इजी, ठीक है। अभी याद करो और एक एग्जामिशन था, दैट इज स्किल डेवलपमेंट सर्विस में ऐसे था, सर्विसेज गिवन बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी। अब ये जो एनएसडीसी था ना, एनएसडीसी, उसका नाम चेंज किया उन्होंने और उन्होंने लिखा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एनसीवीईटी कर दिया। एनएसडीसी का नाम उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया, एनसीवीईटी कर दिया। बस इतना ही चेंज है। एनीथिंग डिफिकल्ट? नहीं भाई, कुछ मैं बोल रहा हूँ नहीं है डिफिकल्ट कुछ भी।